आखिरी बार मैं तुझसे दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं, जो कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। आखिरी बार मैं तुम्हें मुश्किल से बचा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता खुद तोड़ता हूं। वीरू, जाने दे मुझे। बलदेव, बलदेव, अगर तुझे यहां से जाना है ना तो मेरी लाश पार करके जानी पड़ेगी तुझे। और इस कैद खाने से निकलने के लिए मुझे अगर तुम्हारी लाश भी बिछानी पड़े ना तो बिछा दूंगा मैं। अब एक काम करो, अपनी ये हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें ना बंद करके एक जगह बैठ जाओ। मुझे वापस जाना है और उससे पहले मैं तुम्हें जी भर के देख लेना चाहता हूं। क्यों? आप इतनी जल्दी चले जाएंगे? अरे सारा टाइम तो आने जाने में खर्च हो जाता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताने का समय ही कहाँ मिलता है। चलो यहां बैठो, बैठो। अपनी आंखें बंद करो, करो। जी करता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं, तुम्हें निहारता रहूं, एक एक पल जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। बंद, आंखें बंद। ईशान, 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 ईशान। क्या हुआ दीदी? अभी यहाँ ईशान आए थे। ईशान? हाँ, पता है हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, फिर उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। और जब मैंने आंखें खोली तो पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। मैं बाहर देख कर आती हूँ। ईशान। दीदी, दीदी वहां कोई नहीं है। तुझे ज्यादा पता है, जब मैं कह रही हूँ कि वो थे तो मतलब वो थे। दीदी आपका वहम है। तो मेरी बहन है या दुश्मन? जब मैं कह रही हूँ कि ईशान आए थे तो मतलब वो आए थे, और तुझे अपनी अक्ल लड़ाने की क्या जरूरत है कि ये मेरा वहम है या कुछ और? दीदी संभालो अपने आप को। संभाली तो रही हूँ मैं छत पर जाकर देखती हूँ, क्या पता जाते हुए उनकी गाड़ी दिख जाए। हाँ, बाबूजी, माँ, यहाँ बहुत गड़बड़ी हो रही है, आप यहाँ जल्दी आ जाओ। हरजीत जल्दी कर। चाचा जी, हरजीत इसे कहो वहीं रुक जाए, वहीं रुक जाए वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। हरजीत इसे कहो वहीं रुक जाए। हरजीत इसे रोक, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। खुश रहो। रुक जाओ,
मेरे पांव छूने का कोई हक नहीं तुम्हें। हाँ अंकल, मैं जानता हूं कि मुझे आपके पांव छूने का कोई हक नहीं है, बल्कि मुझे कोई हक नहीं बनता आपको अपनी शक्ल दिखाने का। तो हट जाओ और जाने दो मुझे अपने गांव। बैठ हरजीत। अंकल प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और क्या सुनूं? मैंने फैसला लिया था कि मैं शहर कभी नहीं आऊंगा। जिस शहर ने मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया है, मैं वहां कभी नहीं आऊंगा। पर मैं आया, अपना वचन जो मैंने अपने आप को दिया था वो तोड़कर आया। लेकिन यहां आने के बाद मैंने एक सबक लिया है कि ये शहर हम जैसे लोगों के काबिल नहीं है। ये शहर सिर्फ तुम जैसे और तुम्हारे बाबूजी जैसे मक्कार लोगों के लिए है। हट जाओ सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाइए अंकल, मुझे मारिए, जो चाहे सजा दीजिए, जितना चाहे मारिए। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर एक नई कहानी, फिर एक नया किस्सा, फिर एक नया झूठ। पहले बाप आया, वो एक कहानी सुना के गया, फिर बेटी आई, उसने एक कहानी सुनाई, अब बेटा आया, वो भी कुछ सुनाने आया है। ये बात सच है अंकल कि बाबूजी ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। ये बात भी सच है कि वो मुझसे बात ही नहीं, इनफैक्ट घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मुझे पता चला कि आप लोग जा रहे हैं, इसीलिए मैं भागा भागा चला आया, कहीं आप लोग चले ना जाए। कोई खास वजह, कोई नई चाल, या फिर कोई ऐसी बात जिससे हम सब की मौत और ज्यादा मुश्किल हो जाए? अंकल आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, मेरे कहने पर बस एक दिन और रुक जाइए। नहीं बरखुरदार नहीं, इतनी बात कर ली है तुमसे, इतना ही पाप काफी है। ज्यादा बात करके ज्यादा पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। प्लीज मेरी बात मान लीजिए अंकल, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं कि इस सारी मुसीबत की जड़ मैं हूं, और मैं ये भी जानता हूं अंकल, इस समस्या का हल उस तरह से मिल ही नहीं सकता जिस तरह आप ढूंढ रहे हैं। इस समस्या का हल हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। आप आइए मेरे साथ। नहीं और नहीं, अब तुम लोगों के और छलावे में नहीं आ सकता। कोई छलावा नहीं है, मुझे तो बल्कि कोई जरूरत नहीं थी आपके पास आने, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बात महसूस हो रही थी कि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और दरअसल देखा जाए तो इसकी वजह मैं भी नहीं, मैं भी बहुत कम वजह हूं इसकी। दरअसल इसकी असली वजह आप लोग खुद। आज से 20 साल पहले आप लोगों ने एक दूसरे को वादा कर दिया। आप लोगों को क्या हक था अंकल 2 बच्चों का भविष्य डिसाइड करने, जबकि आपको खुद मालूम नहीं था उन दोनों का भविष्य। जरा सोचिए अंकल, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया होता, मैं अपाहिज हो गया होता, अंधा हो गया होता, तो क्या आप अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज से करते, एक अंधे के पल्ले बांध देते? या फिर मैं मर ही गया होता तो क्या अपनी बेटी को आप विधवा करार दे देते? इसीलिए बाल विवाह को लेकर भी किसी भी किस्म का वादा अपराध है। तुम ये कहने आए हो कि असली गुनहगार हम हैं और तुम लोगों के परिवार पर किसी तरह का इल्जाम न लगाया जाए। चुपचाप अपने आप को दोषी मानकर यहां से चले जाए। नहीं, जितने गुनहगार आप लोग हैं उतने ही गुनहगार मेरे घर वाले भी हैं। ये समय इल्जाम लगाने का नहीं है, ये समय है हल ढूंढने का। हम सब मिलकर बैठकर इसका हल ढूंढे, किस तरह से सिमरन को खुश रखा जाए वो सोचे। सोचे? मतलब अब फिर बैठकर सोचे? अब ये तुम लोगों ने नया पैंतरा अपनाया है? हाँ? ये कोई पैंतरा नहीं है अंकल,
ये सीधी सीधी एक कोशिश है। आप अंदर चलिए होटल में, हम लोग बैठकर बात करते हैं। मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। तुम यहां हमारी कोई मदद करने नहीं आए हो, ना ही किसी समस्या का हल ढूंढने आए हो। तुम यहां सिर्फ ये जताने आए हो कि यहां जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम लोग नहीं, हम लोग हैं। और तुम्हें हर जिम्मेदारी से, हर इल्जाम से मुक्त किया जाए। जाओ बरखुरदार जाओ, मैं तुम्हें सारे गुनाहों से आजाद करता हूं और सारी समस्याओं का इल्जाम अपने सर लेता हूं। क्योंकि बेटी तो मेरी है ना, उसके सारे दुखों का भार मैं अपने कंधे पर ले लूंगा। लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूं। अब क्यों वक्त जाया कर रहा है, अपना भी और मेरा भी? नहीं अंकल, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुनकर तो देखिए। चलिए मैं जो सोचता हूं एक बार उस बात को सुन तो लीजिए, फिर जो चाहे आप कीजिए। और देखो, अगर इसमें कोई भी धोखा हुआ ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मुझे जानते हो। नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं। चलिए चलिए मैं चल हरजी। जब मैं उन्हें बोल आया था कि शान की शादी सिमरन से होगी, तो तुम्हें एक नई कहानी बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बाबूजी, आपने जो कहा था वो दिन में देखा हुआ सपना था जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे संभालना मुश्किल था। तो अब कौन सा आसान हो गया? अरे उस झूठ के सहारे कम से कम हमें कुछ मोहलत तो मिल जाती। हो सकता है उसके बीच में हमें कोई इस समस्या का हल मिल जाता। कहां से ढूंढ लेते? कोई आसमान से टपक पड़ता या फिर कोई सॉल्यूशन जमीन से फाड़ के निकल आता। चुप कर, ऐसे बात करेगी अपने बाबूजी से? क्या बड़े बुजुर्गों से ऐसे ही बात करते हैं? नहीं मम्मा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूं। मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने मन का गुस्सा निकाल रही हूं। अरे किस पे है तुम्हें गुस्सा? किससे है फ्रस्ट्रेशन तुम्हें? गुस्सा मुझे अपने आप पे है और फ्रस्ट्रेशन कुछ ना कर पाने की है। एक ऐसी अजीब सिचुएशन है जिसका सिर्फ एक ही हल है कि हमें सिमरन को किसी भी तरीके से संभालना होगा, पर कोई भी इस हल को मानने को ही तैयार नहीं है। और क्या है वो हल? और वो हल है हम सबको एक साथ मिलकर सिमरन को संभालना है। उसे इस सदमे से कुछ इस तरह से उभारना है जैसे कोई हादसा हुआ ही ना हो। क्योंकि इस सारे मसले में अगर सबसे ज्यादा किसी पर असर हो रहा है तो वो है सिमरन। और अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो भी है सिमरन। क्योंकि हम सबको मिलकर ही सिमरन को संभालना है और ये काम तभी हो सकता है जब हम सब एक साथ मिलकर सिमरन को संभालें। हम सब मतलब कौन कौन? हम सब का मतलब है मामा, मैं, आप, बाऊजी, बलदेव अंकल, हरजीत आंटी और चंचल। तभी कुछ हो सकता है मामा। नहीं, मुझे तो लगता है अगर इस बात को कोई हल कर सकता है तो वो है ईशान। ईशान? ईशान कैसे हल कर सकता है इस बात को? ईशान को सिमरन के मन में जो अपने लिए प्रेम है उसे हटाना हो। नहीं, इससे तो प्रेम का आघात इतना बड़ा हो सकता है कि सिमरन खुदकुशी तक कर सकती है।
या फिर सारी जिंदगी दिमागी तौर पर पागल भी हो सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके सबसे अजीज सपने का टूट जाना। मुझे लगता है मुझे सिमरन से मिलना चाहिए। लेकिन बलदेव की गैर हाजिरी में सिमरन से जाके मिलना गलत होगा। पहले बलदेव को गांव चले जाने दो, फिर जाके मिलना। लेकिन तब तक उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो पता नहीं वो सिमरन से क्या क्या बोल देंगे। वैसे कब निकलने वाले हैं बलदेव अंकल शहर से? क्या पता है, निकल चुके हो या निकलने वाले ही हो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सिमरन से शादी करोगे या नहीं? अंकल फिर वही बात, ये वक्त। बस ये बोलो कि शादी करोगे या नहीं। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हाँ कि ना? अंकल मैं तो इसलिए आया था कि एक जवाब, हाँ कि ना। मैं तो ये कह रहा था अंकल। ओए तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम भी वही कर रहे थे जो तुम्हारा परिवार करता आया है। हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन अब तुम लोगों की पोल खुल चुकी है। ओए अब वो वक्त नहीं रहा कि तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अंकल बस बोल चुके तुम जो तुम्हें बोलना था, और सुन चुके हम जो हमें सुनना था। अब और कुछ नहीं। चलो अजीत। लेकिन अंकल ये सिमरन की जिंदगी का सवाल है। तुमसे ज्यादा हमें मालूम है। अंकल ये वक्त सिमरन को संभाल कर चलने का है। ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आप मेरी बात। ओए बस, जब से देख रहा हूं बोले जा रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है। चल अंकल। तुम्हारे कहने पर हम लोग इसलिए रुक गए थे, हमें लगा शायद कोई काम की बात करोगे, लेकिन तुमने भी वही बातें की जो तुम्हारे बाबूजी और बहन करके गई थी। ओए भूखे की भूख ना रोटी से मिटती है, भाषण से नहीं। तुम भी तुम्हारे बाबूजी की तरह हो, सिर्फ बातें करनी आती हैं और कुछ नहीं। चलो जी। मैं इस प्रॉब्लम का कारण जरूर हो सकता हूं, लेकिन कसूरवार नहीं हूं। कसूरवार है वो लोग जिन्होंने इतने सालों पहले एक ऐसा वादा किया जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो निभा पाएंगे या नहीं। अब तो उन्हें बस किसी को टारगेट करना है। लेकिन इन सब के बीच पिस रही है बेचारी सिमरन। अरे क्या कर रही है तू? अरे दीदी कॉलेज की बुक ढूंढ रही हूँ। ये छोड़ना, मेरी बात सुन। क्या है? पता है अभी ऊपर मुंडेर पे ना कौवा काए काए कर रहा था। हाँ तो मतलब कि हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं। हमारे घर कौन मेहमान आएगा? हो सकता है कि वो ईशानी हो जैसे उस दिन आए थे। तो पागल हो चुकी है। पागल मैं नहीं, आप। हेलो हेलो हेलो। मैं ईशान बोल रहा हूँ। अरे आप कैसे हैं? एक्चुअली मैं आज बलदेव अंकल और आंटी से मिला था यहाँ दिल्ली में, होटल में। दिल्ली में? तो आप घर ही आ जाते और मम्मी जी और बाबूजी से यहीं पर मुलाकात हो जाती और मैं भी आपसे मिल लेती। नहीं, लेकिन वो तो यहाँ पर थे ना दिल्ली में।
हाँ लेकिन वो तो आज ही आने वाले हैं ना। लेकिन मैं तो दिल्ली में हूँ ना, तो वहां कैसे आ जाता? जैसे आप उस दिन आ गए थे। उस दिन? किस दिन? लो, भूल भी गए आप। आप आए थे ना, और वैसे भी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे बिना मिले ही आप चले गए, अचानक ही गायब हो गए। क्या? मैं गायब हो गया था? तुम ये क्या कह रही हो? अब आप भी कह दो कि वो मेरा वहम था। आप आए ही नहीं थे। ये चंचल भी कब से मुझे चिढ़ा रही है। चंचल बिल्कुल सही कहती है। अच्छा जी, अभी से साली की बातें आपको ठीक लगने लगी हैं। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर मैं आपको इससे दूर रखूंगी, आपके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। नहीं तो आप शादी के बाद हर बात में उसी की बात को ठीक कहेंगे। देखो सिमरन, मैं तुमसे शादी के बारे में ही बात करने के लिए फोन किया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बात करूं, इसीलिए फोन किया था। अच्छा जी, लेकिन शादी की बात आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? शादी की बात तो आपको बाबूजी से करनी चाहिए ना। और अगर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो मम्मी जी से कर लीजिए। लेकिन मुझसे कैसे कर सकते हैं आप? सिमरन, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो बात तुम्हारे बाबूजी और माँ से कहने की हिम्मत नहीं है मेरी। अच्छा, और मेरे सामने बात करने की हिम्मत है? कोई बात नहीं, बस एक बार शादी हो जाए, फिर देखिए आपको कैसे डरा के रखूंगी मैं। शादी की ही तो बात है सिमरन, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझसे आप बात कर भी लेंगे तो क्या फायदा? अंत में तो आपको बाबूजी से ही बात करनी होगी। और वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तारीख बतानी है क्या? लेकिन मुझे आप बता भी देंगे तो मैं कैसे बाबूजी से कहूँगी? और ये कितना बुरा भी लगेगा, उनसे आप मिले भी, उनको नहीं बताया डेट और मुझे फोन करके बता रहे हैं। तो क्या फोन पे उसकी शादी की डेट फिक्स कर रहे थे? यार छोड़ो ना ये। देखो ईशान, अगर तुम्हारे माइंड में 1% भी डाउट है ना कि तुम अपने पेरेंट्स के आगे टिक नहीं पाओगे तो मुझे बता दो। मैं किसी भी धोखे में नहीं रहना चाहती। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वैसी बातें जैसी बातें तुम्हें पसंद ना आए।